गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध का निष्पादन पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझेंगे, साथ ही जो इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनको समझेंगे। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 37 से लेकर 58 तक है, उसमें डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखिए, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या जो पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स हैं वो अराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी गाड़ी है वो 5 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ। आप भी उस गाड़ी को खरीदने के लिए 5 लाख में रेडी हो गए। तो ये एक प्रकार का जो हमने प्रॉमिस किया है एक दूसरे को। तो यहाँ पर क्या है, एक के राइट और दूसरे के ऑब्लिगेशन है वो अराइज होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ 5 लाख रुपए में, तो मेरे लिए जो गाड़ी की डिलीवरी करना है वो एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है। आपसे 5 लाख रुपए प्राप्त करना है, ये मेरा राइट है। इसी प्रकार से आपके जो राइट्स हैं वो टाइम पर गाड़ी की डिलीवरी प्राप्त करना है, आपका ऑब्लिगेशन है कि गाड़ी के लिए जो 5 लाख रुपए पेमेंट डिसाइड किया है वो आपको करना है। तो इस प्रकार से जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो अराइज होते हैं, यानी दायित्व एवं अधिकार। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑब्लिगेशंस हैं या प्रॉमिस हैं पार्टीज के द्वारा पूरा कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध का निष्पादन होना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। तो सिंपल सा मीनिंग आप याद रखें कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है पार्टीज के द्वारा, जो प्रॉमिस किया जाता है एक दूसरे को, यदि उस प्रॉमिस को या जो दायित्व निर्धारित किए गए उन दायित्वों को, ऑब्लिगेशंस को यदि पूरा कर दिया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब देखिए, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम जो 4 सब हेडिंग के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, कि जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हैं, पक्षकार हैं, उनका ऑब्लिगेशन या दायित्व क्या है, ये सेक्शन 37 से 39 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सेक्शन 40 से लेकर 45 में दिया गया है। फिर उसके बाद टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, ये भी इसका पार्ट है परफॉर्मेंस का। ये सेक्शन 46 से लेकर 50 में दिया गया है। फिर है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से यदि कोई वादा किया है, वचन दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उन प्रोमिसेस को हम किस प्रकार से जो है पूरा करेंगे, तो उसके बारे में ये सेक्शन 51 से 58 के बीच में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट जो सब हेडिंग है ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टीज हैं या पक्षकार हैं उनका क्या दायित्व है, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या है, यानी कौन व्यक्ति है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और कौन जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा कर सकता है, और किससे कोई भी व्यक्ति है या जो पक्षकार है कॉन्ट्रैक्ट के वो अब दायित्व की पूर्ति के लिए डिमांड कर सकता है। अब देखिए, इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज है टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो अनुबंध के पक्षकार हैं उनकी क्या ऑब्लिगेशन है।
यानी हु मस्ट परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट है उसको कौन परफॉर्म किस व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, ये इसके संबंध में है और ये सेक्शन 37 में डिफाइन किया गया है। या जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उनके जो भी पक्षकार हैं या पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस है, जो उनका दायित्व है उसको पूरा करेंगे। पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के जो पक्षकार हैं सबसे पहला जो दायित्व है, सबसे पहला जो कर्तव्य है या ऑब्लिगेशंस है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के जो भी पक्षकार होंगे, जो भी पार्टीज होगी उनका होगा। उसके बाद यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज है जिन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, यदि किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस पार्टी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखना। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हैं, पक्षकार हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रॉमिस किए गए हैं उनको पूरा करें। और दूसरा, यदि पार्टीज की डेथ हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उन पक्षकारों के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसको पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको समझना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए, ठीक है ना। ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए और बी ने 5 लाख रुपए के बदले ए को, जो बी के पास जो प्लाट था वो ए को बेचने का वादा किया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने 5 लाख रुपए बी को दे दिए और बी ने अभी तक क्या है, वो जो प्लॉट है उसका जो डॉक्यूमेंट है, टाइटल डॉक्यूमेंट है, वो ए को डिलीवर नहीं किए। ठीक है ना। और उससे पहले बी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जो बी के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका ये ऑब्लिगेशन है, दायित्व है कि जो बी के द्वारा जो वादा किया गया था उसको पूरा करें। ठीक है ना। यदि ए और बी दोनों जीवित हैं तो वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे और यदि दोनों पक्षकारों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति में उसके जिस भी पक्षकार की मृत्यु हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके कानूनी उत्तराधिकारी है वो उसके वादे को पूरा करेंगे, जो भी प्रोमिसर हैं उनके वादे को। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा कि कोई यदि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसमें पर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और यदि इस प्रकार जिसने वादा किया था पर्सनल स्किल्स के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। इसमें एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कोई भी एक्टर है, ठीक है ना, एक्टर है और उसने किसी प्रोड्यूसर्स के साथ, फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वह उसकी फिल्म में काम करेगा, एक्टिंग करेगा, लेकिन एक्टर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति में जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है प्रोमिसर के उनको फोर्स नहीं कर सकता ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें पर्सनल स्किल्स की जरूरत है। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट है जो पोर्ट्रेट बनाता है, पोर्ट्रेट यानी जो लोगों का फोटो जो है बनाता है, और उस यदि आर्टिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो जो भी प्रोमिसी है वो प्रोमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फोर्स नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए एक पर्सनल स्किल्स की नीड होती है जो केवल प्रोमिसर में होती है, ना कि उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या सक्सेसर्स हैं। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखना है। एक,
कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें सबसे पहला जो दायित्व है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज या जो पक्षकार हैं उनका होता है। और उसके बाद यदि पक्षकार में से पार्टीज में से जो भी प्रोमिसर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उस ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है ना, बाउंड है। परंतु यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए पर्सनल स्किल्स की नीड है तो ऐसी परिस्थिति में यदि प्रोमिसर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो प्रोमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, लाइबल नहीं होंगे। अब हम इसमें जो नेक्स्ट है जो मोड ऑफ परफॉर्मेंस और वेज ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। वेज ऑफ मोड्स टू परफॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट को किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं, जो प्रोमिसेस किए हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दो तरीके हैं, एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेकेंड है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों को समझना है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए पार्टीज किस प्रकार से जो कार्य कर सकती है या किस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो एक एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम दोनों का एग्जाम्पल समझेंगे और जो डिफरेंस है वो क्लियर करेंगे। आपने एक ऑनलाइन जो ऑर्डर दिया, ठीक है ना, और इसके लिए आपने कोई जो कुछ भी जैसे आपको परचेज करना है फ्लिपकार्ट से, जो स्नैपडील से, अमेजोन से, जैसे आपने शूज़ बाय करना है तो आपने क्या किया कि ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसके लिए पेमेंट भी कर दिया। अब 2 दिन बाद में कंपनी के द्वारा आपको जो शूज़ है वो डिलीवर कर दिए गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस के द्वारा परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों पार्टीज हैं, आपने ऑर्डर प्लेस किया है शूज़ परचेज करने के लिए और जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसने आपको शूज़ डिलीवर करने का वादा किया है और जब आप पेमेंट कर देते हैं कंपनी शूज़ की डिलीवरी कर देती है, इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात और समझना है आपको, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस यानी इसका मतलब होता है कि निष्पादन के लिए आग्रह करना या जो अपना जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने के लिए जो पक्षकार हैं, पार्टी हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनके सामने ऑफर करना कि मैं अपना वादा पूरा करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल एक समझते हैं। आपने ऑनलाइन जैसे कोई भी ये ऑनलाइन रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह है, आपने ऑर्डर प्लेस किया कि आपको 2 जो है पिज़्ज़ा मंगवाने हैं, आपने उसके लिए पेमेंट कर दिया, लेकिन जब पिज़्ज़ा बॉय आपको डिलीवरी देने के लिए, पिज़्ज़ा की डिलीवरी देने के लिए पहुंचा तो आपने उस पिज़्ज़ा की डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक प्रकार से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस माना जाएगा।
और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। जब आपके पास पिज्जा बॉय पहुंचता है, डिलीवरी बॉय, और वो आपको पिज्जा की डिलीवरी देने के लिए ऑफर करता है, आप रिफ्यूज कर देते हैं, तो जो डिलीवरी बॉय है वो दोबारा आपको पिज्जा की डिलीवरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया अपना प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, बट ड्यू टू प्रोमिसी, ठीक है ना, प्रोमिसी के कारण, आपके कारण वो डिलीवर नहीं कर सका क्योंकि आपने उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का वैसा ही प्रभाव होता है जैसा एक्चुअल परफॉर्मेंस का होता है, परंतु देखिए टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है वो एक तो होता है गुड्स एंड सर्विसेज के केस में और दूसरा है मनी के केस में, ठीक है ना, वो भी आपको समझना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे आपने और अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपए हैं वो 1 साल के लिए उधार दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आपने पेमेंट कर दिया अपने दोस्त को, 1 साल के बाद में, और आपका दोस्त यदि आपको वो पैसे लौटा देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की ऑब्लिगेशंस है वो पूरा हो गई, ठीक है ना। अब किसी भी प्रकार का जो ऑब्लिगेशन है वो बकाया नहीं, यानी जो एग्रीमेंट है वो परफॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से इसे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के द्वारा परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मुझे नई बाइक खरीदना है, मैं जो बाइक के शोरूम में जाता हूँ और वहाँ पर बाइक का जितना भी पैसा है वो मैं उनको डिपॉजिट कर देता हूँ और उसके बदले वो मेरे को गाड़ी की डिलीवरी दे देते हैं, तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हुआ माना जाएगा। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का क्या सिस्टम है कि यहाँ पर जो प्रोमिसर है वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए प्रोमिसी के सामने ऑफर करता है, ठीक है ना, और परंतु जो प्रोमिसी है उसकी वजह से वो या तो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है या रिफ्यूज कर देता है, और इस वजह से प्रोमिसर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है। तो उस परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी निष्पादन के लिए आग्रह करना या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो एक तो है इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और सेकंड है इन केस ऑफ मनी। जो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है यदि गुड्स के केस में है, गुड्स या सर्विसेज के केस में, तो उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के समान ही माना जाएगा। बट यदि मनी के केस में पैसे से संबंधित अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस है वो अलग हैं, उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए हमने टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 प्रकार से परफॉर्म किया जा सकता है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस से, दूसरा टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस से। अब यहाँ पर देखिए यदि टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कब होता है, जब पार्टीज जो भी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करता है, जो प्रोमिसर है वो अपने प्रॉमिस को पूरा करके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है। बट यदि प्रोमिसी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो उसका क्या इफेक्ट होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 सिचुएशंस हो सकती है, एक इन केस ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा है इन केस ऑफ टेंडर ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। यानी यदि गुड्स और सर्विसेज के केस में यदि टेंडर किया जाता है तो आग्रह किया जाता है प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, और
इन केस ऑफ टेंडर ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, या किसी मनी के पेमेंट के संबंध में यदि टेंडर किया जाता है, आग्रह किया जाता है प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, तो यदि उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है प्रॉमिसी के द्वारा, तो उसका क्या इफेक्ट है, एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया मैकडोनल्ड से, और मैकडोनल्ड कंपनी ने का जो डिलीवरी बॉय है वो आपके पास पहुंचा, और पिज़्ज़ा की डिलीवरी देने के लिए आपने उस पिज़्ज़ा की डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बात याद रखना है कि जो मैकडोनल्ड्स की तरफ से जो प्रॉमिस किया गया था उसको परफॉर्म किया हुआ माना जाएगा, यानी प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस, यानी जो प्रॉमिसर जो भी है मैकडोनल्ड्स, उसने वादा किया था और वो उसने पूरा करने का प्रयास किया था, बट आपकी वजह से जो प्रॉमिसी है, वचन ग्रहीता, उसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पाया, तो वो फिर उसके लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, प्रॉमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन सो नो नीड टू परफॉर्म अगेन, और दोबारा वो पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये एक प्रकार से वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे आपके घर पर कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई खराब हो गई है, फिटिंग वगैरह लाइट का, और आपने जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बुलाया, ठीक है ना, और वो आपके घर पे आता है, आप जानबूझकर उसको मना कर देते हैं कि अभी हमें नीड नहीं है, तो वो दोबारा आपके घर पर विजिट करने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है ना, दोबारा अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक अटेम्प्ट कर लिया है और आपने उसको मना कर दिया, या जो प्रॉमिसी है, ठीक है ना, उसने मना कर दिया। नेक्स्ट है, प्रॉमिसर डज नॉट लूज हिज राइट। अब देखिए, यदि आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है और वो आपके घर पे आया है और आपने उससे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इश्यू है उसको ठीक करने से मना कर दिया है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वो अपने जो आपके घर पे आया है उसके लिए वो पैसा चार्ज कर सकता है, ठीक है ना, तो उसके राइट्स हमेशा बरकरार रहेंगे क्योंकि आपने उसको परफॉर्म करने से मना कर दिया। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपने किसी हलवाई को बुक किया कि वो आपके एक दिन फिक्स किया कि सैटरडे को आपके लिए वो घर पर मिठाई बना के देगा। हलवाई है, वो आपके घर पे आता है मिठाई बनाने के लिए, आप उसे मना कर देते हैं कि मिठाई नहीं बनानी है, तो यहाँ पर देखिए जो हलवाई है उसका एक प्रकार से परफॉर्मेंस पूरा माना जाएगा, उसको दोबारा आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है, और उससे उसका जो राइट्स है आपसे जो उस कार्य के बदले जो भी कंसिडरेशन प्राप्त करने का वो बरकरार रहेगा, ठीक है ना, आप उसे उसका जो रेम्यूनरेशन है, पेमेंट है, वो देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि जो हलवाई है वो टाइम पर आपके घर पे पहुंचा है अपना वादा पूरा करने के लिए, लेकिन आपने क्या उसको मना कर दिया उसको उसके प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे में जो उसकी परफॉर्मेंस पूरी मानी जाएगी एक प्रकार से, और उसके जो राइट्स हैं वो हमेशा क्या इन्फोर्स रहेंगे और वो उनके लिए क्लेम कर सकता है, ठीक। अब देखिए, इन केस ऑफ टेंडर ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, यानी जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिए, ठीक है ना, और 1 महीने के लिए उधार दिए, लास्ट मंथ में 1 सितंबर को उधार दिए थे 10,000 रुपये, और आप 1 अक्टूबर को मेरे को फ़ोन करके कहते हैं या मेरे पास आते हैं पैसे लौटाने के लिए, और कहते हैं कि ये लीजिए आपके 10,000 रुपये जो आपने मुझे 1 महीने के लिए उधार दिए थे, ठीक है ना, और 10% इंटरेस्ट पर। तो यहाँ पर मैंने आपसे पैसे लेने से मना कर दिया और ये कहा कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तो आप फिर कभी लौटा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए 1 महीने का जो भी पीरियड था उस पर
10% इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे 10,000 रुपये पर। परंतु जब आपने अटेम्प्ट किया है परफॉर्म करने का, ठीक है, उस डेट से यानी 1 अक्टूबर को आपने मुझसे पूछा कि आप अपने पैसे जो मुझसे लिए थे वो लौटाना चाह रहे हैं, मैंने मना कर दिया, तो उस डेट से आप के जो पैसे हैं उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मना कर दिया तो आपकी जो ऑब्लिगेशंस है या वो एक प्रकार से पूरी हुई मानी जाएगी, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपकी ऑब्लिगेशन है वो अभी बकाया है, आपने पेमेंट नहीं किया। लेकिन ये यदि गुड्स और सर्विस से रिलेटेड होता तो यहाँ पर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर माना जाता। यहाँ मनी के केस में क्या होता है कि आपने अटेम्प्ट किया परफॉर्म करने का, परंतु आप पूरा नहीं कर पाए तो आपका ऑब्लिगेशन अभी अधूरा है, प्रॉमिस अधूरा है, आपको नियर फ्यूचर में पूरा करना पड़ेगा, परंतु आपको उस पर ब्याज देने की जरूरत नहीं है। तो ये था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि हम कॉन्ट्रैक्ट को किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने दो बातें पढ़ी कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किसे करना है, कौन उसके लिए लायबल है। तो सबसे पहले जो लायबल होता है वो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, जिसने भी प्रॉमिस किया है। दूसरा, यदि पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको पूरा करेंगे। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई डिस्टिंक्ट स्किल या यूं कहे पर्सनल स्किल, स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता होती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में यदि पार्टीज की प्रॉमिसर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फोर्स नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने का तरीका क्या हो सकता है, वेज क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में हमने दो तरीके पढ़े, एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के द्वारा और दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में जब दोनों पक्षकार अपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दें तो उसे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के द्वारा परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और दूसरा था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जब प्रॉमिसर के द्वारा प्रॉमिसी को ऑफर किया जाता है प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, तो उसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दो प्रकार हो सकते हैं, एक गुड्स से सर्विसेज से रिलेटेड और दूसरा है मनी से रिलेटेड। गुड्स और सर्विसेज के केस में यदि आप टेंडर करते हैं, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, तो आपका टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के समान ही माना जाएगा। आपको फ्यूचर में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है और जो प्रॉमिसर के राइट्स हैं वो हमेशा सस्टेन रहेंगे। दूसरी बात क्या है, जो मनी के पेमेंट ऑफ मनी के केस में यदि आप अटेम्प्ट करते हैं परफॉर्मेंस को या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस करते हैं, तो ऐसे में आपकी ऑब्लिगेशन है, प्रॉमिसर की ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं होती है और हालांकि उस पर उसकी जो लायबिलिटी है टू पे द इंटरेस्ट वो उससे डिस्चार्ज हो जाता है। जिस दिन उसने टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया है उस दिन से उसे उस राशि पर ब्याज देने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक वैलिड जो परफॉर्मेंस का क्या तरीका हो सकता है। थैंक यू सो मच।